दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट बाय हार्वी डॉयचेंडॉर्फ बुक के बारे में। आरुष हमेशा से मानता था कि अगर दिमाग तेज हो तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। स्कूल में टॉप करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना, ये सब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा थे। लेकिन जब उसने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन की तो कुछ अलग ही देखने को मिला। पहले कुछ महीनों में ही उसे समझ आ गया कि सिर्फ IQ हाई होने से सब कुछ आसान नहीं होता। ऑफिस में कुछ लोग थे जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी सबके चहेते थे। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, उनके आइडियाज़ को सीरियसली लेते थे और उन्हें इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे। दूसरी तरफ आरुष को लगा कि उसके स्मार्ट आइडियाज़ को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने पुराने दोस्त करण से बात की। करण ने पूछा, तू कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? आरुष ने हंसते हुए कहा, भाई, फीलिंग्स और इमोशंस की दुनिया मेरे बस की नहीं, लॉजिक ही सब कुछ होता है। करण मुस्कुराया, तभी तो तुझे दिक्कत हो रही है। दिमाग शार्प होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तू लोगों को समझ नहीं पाएगा, उनकी इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो तेरा नॉलेज भी अधूरा रह जाएगा। आरुष को ये बात हिट तो हुई, लेकिन समझ नहीं आई कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तभी करण ने उसे एक बुक रेकमेंड की, द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट बाय हार्वी डॉयचेंडॉर्फ। घर आकर आरुष ने क्यूरियोसिटी में किताब पढ़नी शुरू की। पहले चैप्टर में ही एक लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस EI इज अ वैल्यूएबल स्किल, समटाइम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। उसने सोचा, मतलब जो मैं इतने सालों से इग्नोर कर रहा था वही मेरी सबसे बड़ी कमी बन गई। अगले कुछ दिनों में उसने किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स पढ़े। इसमें बताया गया था कि कैसे हाई EI वाले लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि इमोशंस को सप्रेस करना है, बल्कि उन्हें स्मार्टली मैनेज करना है। आरुष को याद आया कि ऑफिस में एक बार उसकी एक प्रेजेंटेशन थी। उसने डेटा और एनालिसिस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब उसने टीम के सामने प्रेजेंट किया तो किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। कुछ लोग तो बोर्ड भी लग रहे थे। उसकी एक फीमेल कलीग अनुष्का उसी दिन एक छोटा सा आइडिया लेकर आई थी, लेकिन जब उसने उसे प्रेजेंट किया तो पूरा रूम एंगेज था। अब आरुष को समझ में आया कि फ़र्क सिर्फ डेटा और नॉलेज का नहीं था, बल्कि डिलीवरी और कनेक्शन का भी था। अनुष्का ने अपनी बात को एक स्टोरी की तरह रखा था, जिससे लोग उसे रिलेट कर सके। उसने ऑडियंस के इमोशंस को अंडरस्टैंड किया था और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। इस रियलाइजेशन के बाद आरुष ने अपने आसपास के लोगों को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जो लोग ऑफिस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे, वो सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि उनके पास एक अलग तरह की स्किल थी, लोगों के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी। एक दिन आरुष ने अपनी टीम के लीड रोहित को ऑब्जर्व किया। रोहित हमेशा काल्म रहते थे, चाहे कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन हो। एक बार जब एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो पूरी टीम पैनिक कर रही थी, लेकिन रोहित ने सबको शांत किया, सबकी बातें सुनी और फिर एक सोल्यूशन निकाला। उस समय किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि रोहित ऑर्डर्स दे रहे हैं, बल्कि सबको लगा कि वो उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और साथ में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आरुष को समझ आ गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों की फीलिंग समझना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को भी हैंडल करना है। अब उसने अपनी पर्सनल लाइफ पर भी नज़र डाली। वो कई बार गुस्से में डिसीजंस लेता था, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था और दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता था। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी EI इंप्रूव करेगा। अगले कुछ हफ्तों में उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीखा। अगर किसी बात पर इंस्टेंट गुस्सा आता था तो वो खुद को पॉज देता, गहरी सांस लेता और सोचता कि उसे किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर उसने दूसरों को एक्टिवली सुनना शुरू किया। पहले वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता था, लेकिन अब वो सच में समझने की कोशिश करता था कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जल्द ही उसने फ़र्क देखना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी टीम में एक जूनियर काफ़ी नर्वस था क्योंकि उसने गलती कर दी थी। पहले आरुष सीधा उसे डांट देता, लेकिन इस बार उसने काल्मली उससे बात की, उसकी प्रॉब्लम समझी और उसे गाइड किया कि वो आगे ऐसी गलती ना करे। अगले दिन उस जूनियर ने आरुष से कहा, थैंक्स सर,
आपने मेरी बात सुनी, नहीं तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत सुनना पड़ेगा। आरुष को पहली बार समझ आया कि सिर्फ नॉलेज और इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता। अगर लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी स्किल्स भी वेस्ट हो जाती हैं। अब वो और डीपली किताब पढ़ने लगा। उसे लगा कि ये बस शुरुआत है एआई की असली पावर समझने और उसे प्रैक्टिस में लाने के लिए अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। आरुष को अब समझ आ गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों के इमोशंस को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना आता है। लेकिन एक चीज़ थी जो अब भी उसे परेशान कर रही थी, स्ट्रेस। ऑफिस में डेडलाइंस, टारगेट्स, मीटिंग्स और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये सब मिलकर उसके दिमाग में हमेशा एक दबाव बनाए रखते थे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सुबह से लेकर रात तक बस यही चलता रहता कि अगले दिन क्या करना है, कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है, कौन से क्लाइंट को हैंडल करना है। घर लौटता तो भी दिमाग में वही सब घूमता रहता। इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी दिखने लगा था। पहले जो वीकेंड्स वो आराम से बिताता था, अब वो भी एंग्जाइटी से भरे रहने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगी थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी और कभी कभी तो सिर दर्द इतना बढ़ जाता था कि कुछ भी करने का मन नहीं करता था। एक दिन ऑफिस में उसकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। उसने पूरी रात मेहनत की थी, हर डिटेल पर ध्यान दिया था, लेकिन जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन देने का टाइम आया तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, हाथ पसीने से भर गए और दिमाग अचानक ब्लैंक हो गया। किसी तरह उसने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उसका बॉस रोहित उसके पास आया और कहा, आरुष, तुम्हारा कंटेंट अच्छा था लेकिन तुम्हारी एनर्जी लो थी। ऐसा लग रहा था कि तुम खुद ही उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। आरुष को समझ नहीं आया कि उसने इतनी मेहनत की थी, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हुई। घर आकर उसने फिर से द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़नी शुरू की। इस बार उसे एक नया चैप्टर मिला, स्ट्रेस टॉलरेंस। इसमें लिखा था कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं और जो लोग स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, वो चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उनकी परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों सफ़र करने लगती हैं। उसने सोचा, यही मेरी प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ और इसका असर मेरे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। इस चैप्टर में स्ट्रेस टॉलरेंस डेवलप करने के कुछ टूल्स दिए गए थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कौन कौन सी सिचुएशंस उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। उसने देखा कि जब भी उसे कोई न्यू चैलेंज मिलता है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या टफ डेडलाइन, तब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उसे फेलियर का डर सताने लगता था और वो ओवरथिंक करने लगता था। फिर उसने अपने पुराने बिहेवियर को एनालाइज किया। उसे एहसास हुआ कि जब भी वो स्ट्रेस में होता था, वो या तो ओवरवर्क करने लग जाता था या फिर कंप्लीटली अवॉइड करता था। दोनों ही तरीकों से उसकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाती थी। अब उसने किताब में दिए गए टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू किया। पहली चीज जो उसने सीखी वो थी पॉज बिफोर रिएक्शन। पहले जब कोई अर्जेंट मेल आता था या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आती थी तो उसका इमीडिएट रिएक्शन पैनिक का होता था। लेकिन अब उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे पहले एक पॉज लेगा, गहरी सांस लेगा, 10 सेकंड खुद को काल्म करेगा और फिर सोचेगा कि लॉजिकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरी चीज थी रीफ्रेम द सिचुएशन। पहले अगर कोई टफ डेडलाइन आती थी तो उसका माइंड तुरंत नेगेटिव हो जाता था, अब तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैस हो जाएगा। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, ये चैलेंज है और अगर मैं इसे स्मार्टली हैंडल कर लूँ तो ये मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहाँ छोटी छोटी चीज़ें उसे परेशान कर देती थीं, अब वो उन्हें ज़्यादा काल्मली हैंडल करने लगा था। एक दिन ऑफिस में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसने उसकी प्रोग्रेस को टेस्ट कर दिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसकी टीम को दिया गया था और उसके पास सिर्फ 3 दिन थे इसे कंप्लीट करने के लिए। उसकी टीम के कई लोग ऑलरेडी दूसरे टास्क्स में बिजी थे और प्रेशर बहुत हाई था। पहले के आरुष को यह सुनते ही एंग्जाइटी होने लगती, लेकिन इस बार उसने खुद को कंट्रोल किया। सबसे पहले उसने काल्मली सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने अपनी टीम से ओपनली बात की और सबको इनकरेज किया कि पैनिक करने के बजाय स्मार्ट प्लानिंग करें।
फिर उसने एक और टेक्निक अप्लाई की, डेलीगेशन। पहले वो हर चीज़ खुद करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने सीखा कि टीम एफर्ट पर ट्रस्ट करना भी स्ट्रेस को कम करने का एक तरीका है। उसने अपनी टीम के हर मेंबर को एक स्पेसिफिक टास्क दिया ताकि लोड बराबर बंट जाए। 3 दिन की मेहनत के बाद उनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ और क्लाइंट ने उनकी प्रेजेंटेशन को काफ़ी अप्रिशिएट किया। आरुष को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की हो, न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी। लेकिन स्ट्रेस टॉलरेंस सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू किया। पहले अगर फैमिली में कोई छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट हो जाती तो वो तुरंत रिएक्ट करता था, लेकिन अब वो काल्मली सिचुएशन को हैंडल करने लगा था। एक बार उसकी बहन ने उससे कहा, भाई पहले तू छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब तेरा पेशेंस बढ़ गया है। आरुष को लगा कि उसका एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जब वो अच्छी नींद नहीं लेता तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए उसने अपनी स्लीप स्केड्यूल इंप्रूव की। उसने डेली 10 मिनट मेडिटेशन करने की हैबिट डाली, जिससे उसका माइंड ज़्यादा स्टेबल रहने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। पहले जो चीज़ें उसे एंग्शियस कर देती थीं, अब वो उन्हें काल्मली हैंडल कर पा रहा था। पहले जो प्रेशर उसे डिस्टर्ब कर देता था, अब वो उसे एक चैलेंज की तरह देखने लगा था। अब आरुष को महसूस हुआ कि हाई आईक्यू और नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते तो सारी स्किल्स भी बेकार हो जाती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ इमोशंस को समझने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे करें बिना खुद को खोए हुए। और ये तो बस शुरुआत थी। अभी उसे और भी लेसन सीखने थे और अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाना था। आरुष की लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी। उसने सीखा था कि स्ट्रेस टॉलरेंस कैसे डेवलप की जाती है और इसका असर उसके काम और पर्सनल लाइफ दोनों में दिखने लगा था। लेकिन एक चीज़ थी जो अब भी उसे चैलेंज दे रही थी, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता कि जब भी कोई टीम मीटिंग होती, वो अपनी बात कहने के लिए बेचैन हो जाता। अगर कोई दूसरा कुछ बोल रहा होता तो भी उसका दिमाग पहले से ही अपने जवाब सोचने में बिजी रहता। उसकी बहन भी कई बार बोल चुकी थी, भाई तुझे सुनना नहीं आता, तू हमेशा खुद की बात रखने में लगा रहता है, सामने वाला क्या कह रहा है इस पर ध्यान ही नहीं देता। आरुष को लगता था कि वो सही कर रहा है। उसे लगता कि फास्ट रिस्पॉन्स देना और अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना ही कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर उसने द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट में अगला लेसन पढ़ा, इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। इसमें लिखा था कि सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि इफेक्टिव लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है। लोग तब कनेक्ट फील करते हैं जब उन्हें ये लगे कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है। आरुष को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जब वो दूसरों की बातें सही से नहीं सुनता तो वो उनकी इमोशंस और पर्सपेक्टिव को मिस कर देता है। इससे न सिर्फ उसके रिलेशनशिप्स वीक हो रहे थे, बल्कि उसकी लीडरशिप स्किल्स भी इम्पैक्ट हो रही थी। उसने सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जब कोई कुछ कहता है तो वो या तो बीच में इंटरप्ट कर देता है या फिर आधा सुनकर ही अपना जवाब सोचने लगता है। कई बार ऐसा भी होता कि वो सामने वाले के कहे शब्द सुनता था, लेकिन उनके पीछे की इमोशंस और मीनिंग नहीं समझ पाता था। अब उसने अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने का फैसला किया। सबसे पहला स्टेप था बी प्रेजेंट इन द कॉन्वर्सेशन। पहले जब कोई बात करता था तो उसका ध्यान भटक जाता था। वो सोचने लगता था कि अगला टास्क क्या करना है या फिर अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशंस चेक करने लगता था। लेकिन अब उसने खुद को फोर्स किया कि जब भी कोई उससे बात करे तो वो पूरा फोकस उसी पर रखे। उसने कॉन्शियसली आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू किया और अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखा ताकि सामने वाले को लगे कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। दूसरी चीज़ जो उसने प्रैक्टिस करनी शुरू की वो थी एक्टिव लिसनिंग। पहले अगर कोई फ्रेंड या कॉलीग अपनी परेशानी शेयर करता तो वो तुरंत सॉल्यूशन देने लग जाता था। लेकिन अब उसने सीखा कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस सुन लेना ही काफ़ी होता है। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम मीटिंग थी। पहले वो हमेशा डिस्कशंस में लीड लेने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने खुद को कॉन्शियसली पीछे रखा। उसने सिर्फ सुनने पर फोकस किया। उसने नोटिस किया कि जब उसने दूसरों को पूरी बात रखने का मौका दिया तो डिस्कशंस ज़्यादा इफेक्टिव हो गए।
एक कॉलीग ने उसके इस बदलाव को नोटिस किया और बाद में उससे कहा, आरुष, आज की मीटिंग में तेरा अप्रोच अलग था। तूने पहले से ज्यादा पेशेंस दिखाया और मुझे लगा कि मेरी बात को प्रॉपरली सुना जा रहा है। आरुष को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन उसकी बहन बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। उसने आकर कहा, भाई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पहले के आरुष ने तुरंत अपना फोन उठाया होता और साथ में स्क्रॉल करता रहता, लेकिन इस बार उसने फोन दूर रखा और पूरी तरह उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी बहन अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने लगी। पहले जब वो कुछ कहती थी तो आरुष तुरंत उसे सॉल्यूशंस देने लग जाता था, लेकिन इस बार उसने बस ध्यान से सुना। बीच में हम और फिर क्या हुआ कहकर उसे एनकरेज किया कि वो पूरी बात कहे। जब उसकी बहन बोल चुकी तो उसने कहा, थैंक्स भाई, तूने सच में सुना। मुझे हल्का लग रहा है। पहले मैं कुछ भी बोलती थी तो तुझे बस जल्दी से जवाब देना होता था, लेकिन आज ऐसा लगा कि मेरी बात को इम्पोर्टेंस मिली। आरुष को समझ आ गया था कि सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सामने वाले को यह फील कराना कि उनकी बात इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और चीज़ जो उसने सीखी वो थी एम्पैथेटिक लिसनिंग। पहले अगर कोई अपने इश्यूज डिस्कस करता तो वो उसे लाइटली लेता था, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया कि सामने वाले की सिचुएशन में खुद को रख कर देखे। ऑफिस में एक दिन उसका जूनियर समीर उसके पास आया और बोला, भाई, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पा रहा। रोज ट्राई करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पहले के आरुष ने शायद उसे बोल दिया होता, अरे ज्यादा सोच मत, बस मेहनत करता रहे। लेकिन अब उसने एम्पैथेटिकली सुनने का फैसला किया। उसने समीर से कहा, मैं समझ सकता हूं, ये फ्रस्ट्रेशन रियल है, लेकिन क्या तूने सोचा कि तुझे सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आ रही है? समीर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद मैं अपनी प्रायोरिटीज सही से सेट नहीं कर पा रहा। अब आरुष ने अपनी तरफ से सजेस्ट किया, अगर तुझे लगे तो हम तेरे टास्क्स को कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तू चाहे तो मैं तुझे हेल्प कर सकता हूं। समीर का चेहरा ब्राइट हो गया। उसने कहा, थैंक्स यार, अब सच में लग रहा है कि कोई मुझे समझ रहा है। आरुष को रियलाइज हुआ कि पहले जब वो सिर्फ अपने जवाब देने में लगा रहता था तो लोग उससे सिर्फ फॉर्मल बातें करते थे, लेकिन जब उसने जेन्युइनली सुनना शुरू किया तो लोग उसके साथ ओपन और कंफर्टेबल महसूस करने लगे। लिसनिंग सिर्फ वर्ड्स सुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि सामने वाले के इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना था। कई बार लोग वो नहीं कहते जो वो महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज के टोन, उनके एक्सप्रेशंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आरुष की लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होने लगी और इसका सीधा असर उसकी रिलेशनशिप्स पर दिखा। घर में पहले जहां छोटी छोटी बहसें होती थीं, अब वहां ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आने लगी। ऑफिस में भी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज और एनहांस हो गई। पहले जहां उसकी टीम उसे सिर्फ एक सीनियर की तरह देखती थी, अब वो उसे एक अप्रोचेबल और सपोर्टिव लीडर की तरह देखने लगी। एक दिन उसकी दोस्त ने उससे कहा, आरुष, पहले तुझसे बात करते हुए ऐसा लगता था कि तू बस अपनी बात कहने के लिए सुन रहा है, लेकिन अब तेरा अंदाज बदल गया है। लगता है कि सच में हमारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। आरुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, लिसनिंग एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ तेज बोलने, आर्ग्यूमेंट जीतने या खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखाने से कुछ नहीं होता। असली स्मार्टनेस तब होती है जब इंसान दूसरों को समझने के लिए रेडी हो, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करे और ऐसा माहौल बनाए जहां लोग फ्रीली अपनी बात रख सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ स्ट्रेस हैंडल करने या खुद को एक्सप्रेस करने तक सीमित नहीं था। इसमें दूसरों को समझना, उनको वैल्यू देना और उनके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करना भी उतना ही जरूरी था। आरुष को अब पता था कि उसने एक और बड़ा स्टेप ले लिया है, लेकिन ये जर्नी अभी भी बाकी थी। अभी भी बहुत कुछ सीखना था और उसे खुद को और बेटर बनाना था। आरुष अब तक अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी इंप्रूव कर चुका था। उसने स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लिया था और अपनी लिसनिंग स्किल्स भी बेहतर कर ली थी। लेकिन एक चीज़ जो उसे अभी भी चैलेंज कर रही थी वो थी असर्टिवनेस। कई बार ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती थीं जहां उसे अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए थी, लेकिन या तो वो टकराव से बचने के लिए चुप हो जाता या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता। उसे समझ नहीं आता था कि असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस में क्या फ़र्क है।
वो सोचता था कि अगर उसने अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी तो लोग उसे रूड समझेंगे, और अगर उसने कुछ नहीं कहा तो लोग उसे लाइटली लेने लगेंगे। उसे याद आया कि ऑफिस में कई बार ऐसा हुआ था कि मीटिंग में किसी और का आइडिया अप्रूव हो गया, जबकि उसका आइडिया बेहतर था, लेकिन क्योंकि उसने अपने आइडिया को कॉन्फिडेंटली पुश नहीं किया, इसलिए उसकी बात उतनी सीरियस नहीं ली गई। उसे अपने मैनेजर के सामने सैलरी रेज की बात करनी थी, लेकिन हर बार जब वो सोचना शुरू करता तो उसे डर लगता कि कहीं वो ज्यादा डिमांड न कर ले या उसे गलत न समझ लिया जाए। इसी हेजिटेशन की वजह से उसने कई बार अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया था। लेकिन अब जब उसने द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट में असर्टिवनेस के बारे में पढ़ा तो उसे समझ आया कि असर्टिवनेस का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को क्लियर, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखना होता है। इसमें न तो झिझक होनी चाहिए और न ही अग्रेशन। आरुष ने सबसे पहले अपनी सिचुएशंस को एनालाइज किया जहां उसे असर्टिवनेस की जरूरत थी। उसने देखा कि सबसे ज्यादा दिक्कत ऑफिस में थी, जहां वो अपनी टीम के साथ काम करते हुए कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, भले ही वो सही हो। दूसरी परेशानी उसकी पर्सनल लाइफ में थी, जहां वो कई बार दूसरों की फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपनी नीड्स को इग्नोर कर देता था। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहले उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया कि उसे अपनी बात कहनी होगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रही थी। उसके एक साथी ने एक प्लान सजेस्ट किया जो आरुष को प्रैक्टिकली सही नहीं लग रहा था। पहले वो शायद चुप रह जाता, लेकिन इस बार उसने असर्टिवली अपनी बात रखी। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये अप्रोच हमारे टाइमलाइन के हिसाब से कुछ रिस्की हो सकता है। अगर हम इस पर कुछ और डिस्कशन करें तो शायद एक बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले जब वो डिसएग्रीमेंट जताता था तो या तो डिफेंसिव हो जाता था या फिर वो इतना सॉफ्टली बोलता था कि लोग उसे इग्नोर कर देते थे। लेकिन इस बार उसने एक बैलेंस्ड टोन रखी, कॉन्फिडेंट, क्लियर और रिस्पेक्टफुल। उसकी बात को नोटिस किया गया और डिस्कशन आगे बढ़ी। कुछ देर बाद टीम ने उसके पॉइंट को एक्सेप्ट किया और एक बेटर सोल्यूशन पर अग्री कर लिया। आरुष को पहली बार महसूस हुआ कि असर्टिवनेस सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही तरीके से अपनी बात रखने में होती है। अगला चैलेंज उसके मैनेजर के साथ था। उसे सैलरी रेज की बात करनी थी, लेकिन पहले की तरह हेजिटेशन महसूस हो रही थी। उसने खुद को मेंटली तैयार किया और अपनी बात को पहले से स्ट्रक्चर कर लिया। जब वो मैनेजर से मिला तो उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। मैं चाहता हूं कि हम मेरी कॉम्पेंसेशन को इस हिसाब से रिव्यू करें। पहले वो शायद इधर उधर की बातें करके धीरे से टॉपिक इंट्रोड्यूस करता, लेकिन इस बार उसने सीधे और प्रोफेशनली बात की। उसका मैनेजर उसकी बात को सीरियसली लेने लगा और उसने कहा कि वो इस पर डिस्कशन करेगा। आरुष को अब समझ आ रहा था कि असर्टिवनेस का सबसे बड़ा हिस्सा सेल्फ बिलीफ होता है। अगर वो खुद अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं कहेगा तो दूसरा क्यों सुनेगा। घर में भी उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसकी बहन अक्सर उससे अपनी छोटी छोटी चीजों में हेल्प मांगती थी, भले ही वो खुद कर सकती थी। पहले आरुष ना नहीं कह पाता था, लेकिन अब उसने सोचा कि असर्टिवनेस यहां भी जरूरी है। जब उसकी बहन ने उससे कहा, भाई मुझे आज रात के लिए प्रोजेक्ट प्रिंटआउट्स निकाल कर देगा, तो इस बार उसने मना कर दिया, नहीं, मैं अभी अपने काम में बिजी हूं, तू खुद निकाल सकती है। पहले शायद वो गिल्ट महसूस करता, लेकिन अब उसे पता था कि दूसरों को खुश करने के लिए अपनी नीड्स को हमेशा इग्नोर करना सही नहीं होता। ऑफिस में उसकी असर्टिवनेस धीरे धीरे और बेहतर होने लगी। एक दिन उसका एक कॉलीग जो अक्सर अपना काम दूसरों पर डाल देता था, आरुष के पास आया और बोला, यार मेरा रिपोर्ट तैयार करने का टाइम नहीं मिल रहा, तू कर देगा। पहले के आरुष शायद हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, नहीं, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे पास पहले से ही मेरे टास्क्स हैं। उसके कॉलीग को शायद कुछ उम्मीद थी कि आरुष उसकी मदद कर देगा, लेकिन जब उसने देखा कि आरुष ने क्लियर और फर्म तरीके से मना कर दिया तो उसने कोई और एक्सक्यूज नहीं बनाया और खुद ही अपना काम करने लगा। आरुष को यह समझ में आने लगा था कि असर्टिवनेस सिर्फ सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करने में भी मदद कर रही थी।
पहले जहां वो अक्सर सिचुएशन से बचने की कोशिश करता था, अब वो अपनी बात मजबूती से रखने लगा था। एक दिन उसकी टीम में एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ। उसकी टीम के कुछ लोग चाहते थे कि आरुष इस पर लीड करे, लेकिन उसका एक सीनियर इस रोल को खुद लेना चाहता था। पहले के आरुष शायद पीछे हट जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को पीछे नहीं किया। उसने टीम के सामने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की राइट स्किल्स हैं और मैंने इस तरह के टास्क्स पहले भी सक्सेसफुली मैनेज किए हैं। मैं इसे लीड करने के लिए तैयार हूं। उसके असर्टिव अप्रोच को देखकर टीम ने उसकी बात को सीरियसली लिया और आखिरकार उसे प्रोजेक्ट लीड करने दिया गया। आरुष को अब एक और चीज समझ आई। असर्टिवनेस सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग में ही नहीं, बल्कि पीरियडिकल रिलेशनशिप में भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट थी। करता था जैसे कि किसी जगह चलने के लिए या कोई काम करने के लिए, भले ही आरुष के पास टाइम ना हो। पहले वो सिर्फ इसलिए हाँ कर देता था ताकि दोस्त को बुरा ना लगे, लेकिन इस बार जब उसका दोस्त उससे वीकेंड पर बाहर चलने को कहने लगा तो उसने साफ कहा, मुझे इस वीकेंड कुछ रेस्ट चाहिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। पहले वाला आरुष शायद एक्सक्यूजेस बनाकर मना करता, लेकिन अब उसने डायरेक्टली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात रख दी। उसके दोस्त ने कुछ देर इंसिस्ट किया, लेकिन जब उसने देखा कि आरुष क्लियर है तो उसने बात बदल दी। आरुष को अब पता था कि असर्टिवनेस एक बहुत जरूरी स्किल थी और इसका मतलब सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना नहीं था, बल्कि अपनी बाउंड्रीज सेट करना और दूसरों को यह दिखाना कि उसकी नीड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वो इस नए वर्जन में ढल रहा था, उसे लगने लगा कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड हो गई है। अब उसे किसी भी सिचुएशन में अपनी बात रखने से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए और अब वो उसे पाने के लिए तैयार था। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे और सीखना था और खुद को और बेहतर बनाना था। आरुष को अब महसूस होने लगा था कि असर्टिवनेस ने उसकी जिंदगी में एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया है। अब वो अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंटली रख पाता था, बिना किसी गिल्ट के। लेकिन एक और चीज थी जो उसने महसूस की, असर्टिवनेस सिर्फ अपनी बात कहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी था। यहीं से एम्पैथी का कॉन्सेप्ट उसकी लाइफ में आया। अभी तक आरुष अपनी दुनिया में इतना बिजी था कि कई बार वो ये भूल जाता था कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। ऑफिस में अगर कोई काम डिले हो जाता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, बिना ये जाने कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। दोस्तों के साथ भी वो कभी कभी इम्पेशेंट हो जाता था अगर कोई उसकी बात को ठीक से नहीं समझता। लेकिन जब उसने द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट में एम्पैथी के बारे में पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का असली टेस्ट तब होता है जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके नज़रिए को महसूस करते हैं। आरुष ने सबसे पहले अपने ऑफिस में इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसकी टीम में एक नया इंटर्न आया था जो बहुत नर्वस लगता था। जब भी कोई उससे काम के बारे में पूछता वो हड़बड़ा जाता और ठीक से जवाब नहीं दे पाता। पहले आरुष को लगता कि शायद ये लड़का काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन अब उसने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाने का सोचा। उसने उसे एक दिन लंच के लिए इनवाइट किया और कैजुअली बात करने लगा। कुछ देर बाद इंटर्न ने खुद ही बताया कि वो पहली बार किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहा है और उसे लगता है कि वो बाकी लोगों जितना अच्छा नहीं कर रहा। अगर ये पहले का आरुष होता तो शायद बस उसे कह देता कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब उसने एम्पैथी को अपनाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि नया माहौल कुछ इंटिमिडेटिंग हो सकता है। जब मैं पहली बार आया था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अगर किसी भी चीज में मदद चाहिए हो तो फील फ्री टू आस्क। उस इंटर्न के चेहरे पर पहली बार कॉन्फिडेंस दिखा। कुछ हफ्तों बाद आरुष ने नोटिस किया कि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था और पहले से बेहतर काम कर रहा था। आरुष को समझ आया कि एम्पैथी सिर्फ दूसरों को सपोर्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बनता है जहां लोग ग्रो कर सकते हैं। ऑफिस के बाहर भी आरुष ने एम्पैथी को प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त विशाल से मिलने गया, जो कई महीनों से कुछ डिस्टेंट था। आरुष को लगा कि शायद विशाल को अब उसकी जरूरत नहीं रही, या वो अपनी ही दुनिया में बिजी हो गया है। पहले आरुष इग्नोर कर देता, लेकिन इस बार उसने जेन्युइनली समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उसने विशाल से कैजुअली पूछा, तू काफी टाइम से कुछ अलग लग रहा है, सब ठीक है? विशाल पहले टालने लगा, लेकिन जब उसने आरुष की सिंसेरिटी देखी तो उसने खुलकर बात की। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। अगर आरुष पहले की तरह होता तो शायद वो यही कहता कि अरे सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। लेकिन इस बार उसने उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया और कहा, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। अगर कभी तुझे किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो बेझिझक बता। विशाल के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, जैसे उसे पहली बार किसी ने सही मायनों में सुना हो। आरुष को एहसास हुआ कि एम्पैथी सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी की परेशानी सुन लें, बल्कि ये भी होती है कि आप सामने वाले को फील कराएं कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे आरुष के इंटरेक्शंस बदलने लगे। उसने महसूस किया कि जब भी वो एम्पैथी के साथ किसी से बात करता तो वो इंसान उससे ज्यादा ओपन और कंफर्टेबल महसूस करता था। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम के एक साथी की प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो गई। बाकी सब लोग उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन आरुष ने सोचा कि शायद कोई और वजह हो सकती है। उसने उससे कैजुअली बात की और पता चला कि उसके घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। पहले वाला आरुष शायद सोचता कि ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे मुझे क्या। लेकिन अब उसने एम्पैथी को अपनाते हुए कहा, अगर तुझे किसी चीज में मदद चाहिए तो बता, मैं तेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता हूं, अगर तुझे लगे कि ये यूजफुल होगा। उसका कॉलीग जेन्युइनली थैंकफुल था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि समझने की कोशिश की थी। आरुष को अब समझ में आने लगा था कि एम्पैथी सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं थी, बल्कि ये एक सुपर पावर थी जो रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती थी। घर में भी उसने एम्पैथी को अप्लाई करना शुरू किया। उसकी माँ कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा चिंता करने लगती थी और पहले आरुष उन्हें बोल देता, अरे माँ इतनी टेंशन मत लिया करो। लेकिन अब उसने उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। एक दिन जब उसकी माँ कुछ परेशान लग रही थी तो उसने उनसे कैजुअली पूछा, क्या हुआ माँ, कुछ परेशान लग रही हो? पहले वो अवॉइड करने लगी, लेकिन जब आरुष ने कुछ और ध्यान दिया तो उन्होंने बताया कि उन्हें लग रहा था कि घर में कोई उनकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं। आरुष को एहसास हुआ कि कई बार हम अपने करीबी लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करते। उसने माँ से कहा, माँ मुझे पता है कि हम सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको परेशान कर रहा है मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूं। उस दिन माँ के चेहरे पर जो हल्की सी राहत थी वो आरुष के लिए एक बड़ी सीख थी। आरुष को अब यह स्किल इतनी नेचुरल लगने लगी थी कि वो ऑटोमेटिकली हर सिचुएशन में एम्पैथी को अप्लाई करने लगा था। एक दिन उसकी एक कॉलीग बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी तो उसने बस इतना पूछा, तुझे आज कुछ अलग लग रहा है, सब ठीक है? पहले शायद वो कुछ भी जवाब न देती, लेकिन इस बार उसने कुछ देर बाद कहा, हाँ बस आज का दिन कुछ मुश्किल था, थैंक्स फॉर आस्किंग। आरुष को समझ आ गया था कि कई बार एम्पैथी का मतलब सिर्फ सॉल्यूशंस देना नहीं होता, बल्कि बस किसी की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना भी काफी होता है। अब आरुष को एहसास हुआ कि असर्टिवनेस और एम्पैथी एक साथ कैसे काम करते हैं। वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली कह सकता था, लेकिन साथ ही सामने वाले की इमोशंस को भी समझ सकता था। अब जब भी वो किसी आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट में होता तो पहले सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करता और फिर अपनी बात रखता। आरुष की ये नई स्किल सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ रही थी। उसकी रिलेशनशिप्स पहले से ज्यादा मीनिंगफुल हो गई थी और लोग अब उससे ज्यादा कंफर्टेबली कनेक्ट करने लगे थे। अब उसे समझ आ गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ खुद को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूसरों को भी समझने की एबिलिटी है। जितना ज्यादा उसने एम्पैथी को अपनाया उतना ही उसकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।